Good morning, everyone. I hope you all are well. And I hope you have done your work also, which I had given to you. You all have done? Yes, ma'am. Okay, very nice then. So we were doing chapter number 2. That was Varna Vichar. And only last 1 or 2 topics are left. So today we will continue with that chapter only. And I hope कि आज हम उस chapter को finish कर दें. Fine. So that tomorrow is your last lecture for this week, so that tomorrow I can take your doubts, I can clear your doubts. Okay. चलिए, अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा वर्ण और उसके भेद, स्वर, उसके भेद व उनका वर्गीकरण. हम व्यंजन कर रहे थे. तो हम जो स्वर वाला पार्ट है काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आज से हम व्यंजन स्टार्ट करें ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. ठीक है. तो प्रयत्न के आधार पर भी हमारा स्वरों का वर्गीकरण हो चुका था, ये हम कर चुके थे. व्यंजन में भी द्वित्व व्यंजन तक मैंने आपको करा भी दिया था और होमवर्क दिया था. द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से बनने वाले 10-10 शब्द. इन लास्ट 5 मिनट्स आई विल चेक योर नोटबुक्स, कीप योर नोटबुक्स विद यू. चलिए, उच्चारण स्थान के आधार पर हो चुका था हमारा. एम आई राइट और नॉट? वन कैन स्पीक. उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ तक हम कल कर चुके थे. No, ma'am. We have to do from here. We have to start with this topic. Yes, ma'am. Yes. ओके, मतलब हमने यहाँ द्वित्व व्यंजन तक किया है कल. ठीक है. चलिए, अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण. उच्चारण स्थान का मतलब है बेटा कि जहां से हम बोल रहे हैं, बोलते समय किस स्थान की मदद से हम बोलते समय हमारे मुख के जो अलग अलग हिस्से हैं, 2 अंग हम कह सकते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को छूते हैं. अब जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, बेटा वेट, स्टिल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. नमन, होमवर्क नॉट डन, सॉरी. चलिए, तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह किया कि कौन कौन से वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ, हमारे मुख के कोई 2 हिस्से एक दूसरे को कहाँ कहाँ छूते हैं. ठीक है. अब बेटा सबसे पहले जो पहला वर्ग है क वर्ग, इसको बोलते समय आवाज जो है सिर्फ गले से आती है. क, ख, ग, घ, अंग, मतलब सीधा गले से आवाज आ रही है. ठीक है. अब जब अगला है तालव्य. तालव्य होता है हमारा बेटा ऊपर वाला पार्ट. आई थिंक मैंने आपको पहले बताया भी था. तालव्य यानी ऊपर वाला हिस्सा, जीभ से ऊपर. तो च, अब आप देखिए आपकी जीभ टच करती है. च, छ, ज, झ, ञ, यानी जीभ ऊपर जाती है. जब वो जीभ वापस नीचे आती है तो ही आपसे च, छ, ज, झ, ञ, य बोला जाता है. तो यानी कि ये है तालु. तालु वाला हिस्सा तालव्य. ये हम स्वरों में भी कर चुके हैं. अब है मूर्धन्य. तालु के आगे और पीछे वाला हिस्सा. ट, ठ. अब देखिए जीभ जो है मुड़ती है और दांतों के पिछले हिस्से को टच करती है. ट, ठ, ड, ढ, अण, यानी आगे वाले हिस्से को, दांतों से पीछे वाले हिस्से को ऊपर बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को टच नहीं कर रही. ठीक है. उसके बाद है दंत्य. दंत्य यानी दांत, है ना. मूर्धा हो गई तालु के आगे और पीछे वाला हिस्सा. दंत्य हो गया दांत. त, थ, द, ध, न, यानी कि जीभ ने जो है दांतों को टच किया, इसलिए ये दंत्य हो गई, यानी दांतों की मदद से बोले जाते हैं. जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों की मदद से होता है उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं. उसके बाद ओष्ठ्य. ओष्ठ्य यानी होठ. अब ये जो व्यंजन है ये होठों की मदद से बोले जाते हैं. प, ह, ब, भ, म, यानी होठ टच करते हैं एक दूसरे को, तब जाके ध्वनि बाहर निकलती है और हमें आवाज आती है. उसके बाद है, ये है नासिक्य. ये सबको पता है.
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका जो पांचों, जो आखिरी वाली पंचम जो वर्ण है, पंचम अक्षर जिसको हम बोलते हैं, ये नासिक ध्वनियां है, नाक से उच्चारण होता है इनका। एक बार फिर से देख लीजिए, ङ, इय, अण, न, म, ठीक है, ये पांच जो है हमारी नासिक ध्वनियां है। और व जो है, व दांत और होठ दोनों, व बोल के देखिए, दांतों ने होठों को टच किया, इसलिए दंत औष्ठ व्यंजन। ठीक है, उसके बाद श, श, स, ह, वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अब आपका प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के तीन भेद। अब प्रयत्न होता है बेटा कोशिश, यानी कि कितनी कोशिश करनी पड़ती है हमें किन किन व्यंजनों को बोलते समय, कितना जोर लगाना पड़ता है। अब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर श्वास का अवरोध। अब ये भी प्रयत्न के आधार पर भी जो है व्यंजन के तीन भेद है। पहला है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर, और तीसरा है श्वास का अवरोध। तो पहला है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। जी, यस, एनीबडी इज, यस हरमाइनी, बोलिए। जो नासिक्य ध्वनियां है जैसे न और म है मैम, ये तो उसमें भी आते हैं, जैसे न म उस ओष्ठ में आता है, तो मैम ये दोनों है? नहीं बेटा, इनको हम हाँ, ये वैसे तो दोनों में आती है, जैसे म बोल रही हूँ तो मैं ओष्ठ में भी आ रहा है ना, ओष्ठ में भी आ रहा है, और न बोल रही हूँ तो दंत में भी आ रहा है। लेकिन जो ये पांचों, इनका एक अलग जो नाम है, इनको हम नासिक्य ध्वनियां ही कहते हैं बेटा, पांचों को। इसके अंदर इसका मतलब, चलो ये नहीं कह सकते हम इनको बोलते समय जो है मुख का किसी बाहरी हिस्से को टच नहीं करते, ये दो तो उसमें तो आई गई। एक मिनट, ये देखो, जैसे अब ये न और म दंत्य और ओष्ठ में तो आई गई, उसके बाद अलग से ये जो पांचों है, ये नासिक्य ध्वनियां कहलाती है। ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इनकी आवाज नाक से आती है, उन्होंने पांचों को उठा लिया कि ये नासिक्य ध्वनियां भी है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम कर रहे थे कि स्वर तंत्रियों में कंपन। अरे स्वर तंत्रियों में जो स्वर आवाज निकालने वाली जो तंत्रियां होती है, उनमें किस तरह से कंपन पैदा होता है, किस तरह से वाइब्रेशन होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है, तो उनको घोष व्यंजन कहते हैं। जिनको बोलने में वाइब्रेशन के साथ बोले जाते हैं जो वर्ण, जो व्यंजन, उनको घोष व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों के 5 वर्ग है हमारे पास, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन तथा यर, लव, ह व्यंजन घोष होते हैं। यानी तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा हो गया, पहले का वर्ग का ग, ठीक है, ग, घ, अंग, यानी वाइब्रेशन हो रही है। हम सिंपल बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंग, वाइब्रेशन होती है। अगला है च, छ सिंपल, ज, झ, ठीक है, इय। जो ये याद रखेंगे कि जो सिर्फ आपको जो ये मैंने हाईलाइट किया पार्ट बेटा, ये याद रखना है कि सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन जो है वो घोष में आते हैं, और जिनमें कंपन नहीं होता, सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष में आते हैं, जिनमें कंपन नहीं होता, यानी जिनको बोलते समय घोष रहता नहीं होता, पीछे मतलब वाइब्रेशन नहीं होती। श, श, स ये भी व्यंजन जो है अघोष होते हैं, और य, र, ल, व, ह यानी जिनको बोलने में जोर से बोलना पड़ता है, कम वाइब्रेशन होता है, ये सारे घोष में आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह ये व्यंजन घोष है, और सभी वर्गों के पहले और दूसरे, और उसके बाद श, श, स, ह नहीं, ह ऊपर है, श, श, स ये व्यंजन अघोष होते हैं, जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद। श्वास की मात्रा, जब हम बोलते हैं, श्वास का मतलब होता है बेटा सांस, कि आपकी सांस कितनी बाहर निकलती है। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है छोटा, और महा का मतलब होता है बड़ा। इससे समझ लो कि जिन व्यंजनों को बोलने में श्वास वायु, श्वास होता है सांस लेने वाली जो वायु होती है, वो अल्प, कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिनको बोलने में, वॉइस इज नॉट कमिंग, check your connection, am I audible to everyone? Anybody else is facing problem?
No, ma'am. It is clear. It is clear? No, ma'am, your voice is clear. Okay. Kanish Kohli. Kanish Kohli, you have joined late today? Kanish Kohli, you have joined late today. Where were you? Ma'am, you were not letting me in. That's why I have left I was not letting you in. Ma'am, it was coming that the host is not allowing you to let in. Okay, okay, okay. कभी Yes. कभी आती है वॉइस गुरपरवान। अच्छा, गुरपरवान कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती। चलिए, तो अल्प का मतलब बेटा ध्यान से देखेंगे छोटा, और महाप्राण का मतलब है बड़ा। ठीक है, अल्प मतलब कम वायु आती है बाहर, महाप्राण मतलब ज्यादा वायु। कहाँ से? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब जो मैंने ये हाईलाइट किया है आप इसी से दोबारा देखेंगे। सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें, ऑड वाले नंबर, पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन सॉरी अल्प प्राण होते हैं। यर, लव अल्प प्राण है व्यंजन, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। सभी वर्गों के, वर्ग कितने हमारे टोटल 5, सभी वर्गों के दूसरे और चौथे इवन नंबर याद रखोगे। इवन नंबर्स पे जो आ रहा है दूसरा और चौथा व्यंजन तथा श, श, स, ह महाप्राण होते हैं। इनको बोलने में ज्यादा मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है वो महाप्राण, जिन व्यंजनों को बोलने में कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है वो अल्प प्राण। ठीक है, अगर मैं कहूँ क, ठीक है, फिर मैंने बोला ख, ख जोर लगता है और ज्यादा हवा बाहर निकलती है, क कम निकली है, फिर ग सिंपल, घ, घ में महाप्राण जोर से निकल रही है। ठीक है, फिर अंगा, ये अल्प प्राण। तो थोड़ा सा बस यही डिफरेंस है कि जिन व्यंजनों को बोलते समय कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों को बोलने में ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका लास्ट वाला जो है ये नहीं करना हमने, ये आपके सिलेबस से कोई रिलेटेड नहीं है इतना। श्वास का अवरोध, इसको आप अपनी बुक में क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो पुट अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दिस थर्ड ऑप्शन। ये दो आप लोगों के लिए इनफ है। फाइन, ये दो बहुत अच्छे से कर लीजिए, इतना भी बहुत है, तीसरे के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ओके, अगला हमारा जो टॉपिक है सबसे इंटरेस्टिंग, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद हम क्लास आई थिंक 6 से करते आ रहे हैं, और एक बार अगर समझ में आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। सारे वर्णों को एक शब्द के अंदर जितने भी बेटा आपको वर्ण दिए गए हैं उनको अगर हम अलग अलग करके लिख रहे हैं तो वो वर्ण विच्छेद है। ठीक है, कई बार आपको आ सकता है वर्ण विच्छेद की मदद से शब्द बनाइए, सारे शब्दों को इन अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाइए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी, सबको पता है वैसे, मैं क्लियर कर भी चुकी हूँ कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की मदद के नहीं बोला जा सकता। सभी व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की मदद लेनी ही पड़ती है, चाहे वह व्यंजन मात्रा वाला है चाहे मात्रा वाला नहीं है। ठीक है, यदि उसके पीछे हम मात्रा लगा दें तो भी हम उसको गलत नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वर्ण नहीं है, तब भी ये अकेला वर्ण है। अगर मैंने बोला क तो वो भी एक व्यंजन है, लेकिन अगर मैंने बोला की वो भी एक व्यंजन है, अगर मैंने बोला कु वो भी एक व्यंजन है, अगर मैंने बोला क वो भी एक व्यंजन है, क्योंकि सभी के पीछे स्वर लगा है। क आप ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे मैम कुछ नहीं लगा, मात्रा नहीं है, लेकिन अ तो लगा हुआ है। ऐसी का मैम लास्ट वर्ण विच्छेद वैज्ञानिक, बेटा मैं आ रही हूँ उसके ऊपर, डोंट वरी, ये मिस हो गया होगा, रॉन्ग हो गया होगा, इस कटिंग अभी चेंज कर दूंगी मैं, डोंट वरी। जितना आप मैं एक एक करके आऊंगी तो आपको दोबारा करा। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे कि कोई कृषि, तो चलिए जैसे अब आपके पास, मैंने फिर से बता रही हूँ, जैसे कोई भी आपका व्यंजन कोई भी ले लीजिए, चलिए आप स ले लिया आपने, उधर से आपने वेट
अगर आपने स ले लिया या फिर सा ले लिया या फिर सू ले लिया या फिर सै ले लिया, कुछ भी, आप कहोगे मैम स में तो कोई व्यंजन है ही नहीं। क्या कोई बता सकता है स में कोई स्वर है? कनिष्क कोहली, Ma'am, please repeat the question. repeat the question. Wait, beta, don't unmute yourself by your own. ठीक है, जिनका नेम अनाउंस किया जाएगा ओनली दैट चाइल्ड विल गिव द आंसर। मैंने बोला कनिष्क कोहली, डोंट ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, वन बाय वन सबकी टर्न आएगी। कनिष्क कोहली, मैंने बोला स, क्या इसमें कोई स्वर है? मैम क्या? जो मैंने एक वर्ण बोला स होता है, स सपेरा वाला स, क्या इसमें कोई स्वर है? यस मैम है। कौन सा? मैम ओके। सा में कोई है? यस मैम। क्या है? को आ की मात्रा। स को आ की मात्रा। ओके, ऐसे ही अगर मैं से ले लूं, से मैम ए की मात्रा। ए की मात्रा। ठीक है, यानी कि सब में स्वर है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने स को ए की मात्रा डाल दी तो ये एक शब्द बन गए। ये तब भी व्यंजन है क्योंकि ये अकेला है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है, से ले लिया, सो ले लिया, सौ ले लिया, सू ले लिया, नू ले लिया, ने ले लिया, बड़ी न को बड़ी ई डाल दी, न को छोटी ई डाल दी, यानी किसी भी अक्षर के साथ अगर मैं कोई भी मात्रा लगा देती हूँ तो वो मात्रा क्या है? एक स्वर है ना। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अकेला हम ये कह सकते हैं। आ की भी एक मात्रा है, छोटी ई की भी एक मात्रा है, बड़ी ई की भी एक मात्रा है, छोटे ऊ की भी एक मात्रा है। इस तरह जितने भी स्वर हैं आपके पास 11 के 11, सिर्फ अ ही जो है अमात्रिक है, अ में कोई मात्रा नहीं है, बाकी सब में मात्रा है। तो अगर हम उसके साथ मात्रा लगा देते हैं तो भी उस व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो भी वो व्यंजन ही कहलाएगा। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ कमल से, क को मैं सबसे पहले तोड़ूंगी। गुरपरवान, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. गुरपरवान, ओके। चलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लिया आपने। चलिए, अब एक एक करके हम पहला मैं जो है शब्द है आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। कमल, जब मैंने क को तोड़ा तो क से क्या बना? क के पीछे क की साउंड आ रही है गुरपरवान? Yes, ma'am. क बोल के देखिए। क, म, और फिर ल। तब के पीछे अ की आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम, ओके। तो जब मैं इसको तोड़ूंगी बेटा तो ये क हलंत बन जाएगा। दैट मीन ये आधा क जमा अ, ये क पूरा नहीं होगा। अगर क पूरा है दैट मीन क के पास ऑलरेडी अ है, यहाँ पे ये पूरा था ना, इस क में ये क पूरा था, इसीलिए मैंने इसको तोड़ा। जब मैं तोड़ूंगी हमेशा ही हलंत साथ आएगा बेटा, उसके हलंत साथ आएगा तो ही उसके साथ स्वर लगेगा। क हलंत जमा अ, म हलंत जमा अ, ल हलंत जमा अ। उसके बाद इसी से मिलता जुलता मैंने अगला शब्द ले लिया सितार। अब स में स जमा अ क्यों नहीं आया गुरपरवान? जैसे मैंने मैम क्योंकि अ की आवाज आ रही। हाँ, अब यहाँ पे किसकी आ रही है? अब किसकी आ रही है सितार बड़ी में? नो, सोच के बोलो। बड़ी की मैम। नो बच्चे, नो। सितार सी, मात्रा देखो कौन सी लगी है? ई, छोटी ई की साउंड आ रही है ई। सितार, सितार। अगर बड़ी ई होती तो क्या बन जाता? सीतार, सीतार। ठीक है, गलती है ना इसमें, यानी कि जैसी साउंड वैसी मात्रा। सीतार बड़ी ई की मात्रा, सितार छोटी ई की। यानी कि अगर हमारे पास छोटी ई की मात्रा लगी है तो अब अ नहीं आएगा, क्योंकि अ भी एक स्वर है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं है, उसके साथ अ अगर मात्रा लगी है तो वही वाला स्वर है ना। सितार में स को स हलंत जमा छोटी ई, ता में क्या बन गया? त हलंत जमा क्योंकि त को आ की मात्रा दी हुई थी, और र के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन उसके साथ कुछ भी नहीं है, उसके साथ अ स्वर तो आएगा ही आएगा। क्लियर एवरीवन?
बेटा अभी भी Yes, ma'am. जिनको वर्ण विच्छेद में प्रॉब्लम है और जिनको कोई भी डाउट लग रहा है, प्लीज यू कैन आस्क, या फिर मुझे अपने आप ही अनाउंस करना पड़ेगा उस बच्चे का नाम। जोबनप्रीत एंड हरजोत, बोथ ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि कोई टॉपिक नया नहीं है, यस मैम। है ना। चलिए जोबनप्रीत। मैम यस। यस, ध्यान से देखोगे। अब जैसे आपके पास ये वाला शब्द है चांदनी, पहले आप तीन को तोड़ोगे, चा, फिर द, चा। फिर नी। चलो चा को तोड़ा, चा में आपको किस किस की चीज की आवाज आ रही है जोबन? चा बोल के देखो। चा मैम। आ की अकेले आ की नहीं, अकेले आ की तो सिर्फ आ, जैसे ता है अकेला तो त जमा आ, लेकिन चा में चंद्र बिंदु भी है ना। तो च हलंत, हलंत हमेशा रहेगा। यदि आप किसी भी वर्ण को, किसी भी व्यंजन को तोड़ रहे हो तो उसके साथ हमेशा हलंत आएगा। दैट मीन वो अक्षर आधा है, जब उसके साथ स्वर जुड़ा तो ही वो अक्षर पूरा बना। चांदनी, चा, च हलंत जमा आ के ऊपर चंद्र बिंदु। चलिए द को तोड़ोगे तो क्या बनेगा जोबन? मैम द, मैम आ कहाँ है? मैम द के बाद में आ नहीं है बच्चे, आ तो होता तो द को आ की मात्रा होती, यहाँ मैम दिया हुआ द। च हलंत जमा आ, द को तोड़ा तो द हलंत जमा और नी, न को बड़ी ई। बोलो इसको, न हलंत जमा ई। न हलंत का, जो न हलंत का मतलब क्या है? ये यहाँ पे न हलंत, द हलंत, च हलंत, इसका मतलब क्या है? हलंत क्यों लगा है? मैं ना लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? मैम पता नहीं मैम। पता नहीं। हरजोत आपको पता है? Can you repeat it? बेटा मैंने बोला है च हलंत, त हलंत, न हलंत, इन अक्षरों के नीचे हलंत लगा है, क्यों लगा है? क्या मतलब है हलंत का? दैट मीन यू वर नॉट लिसनिंग। इन अक्षरों के साथ हलंत लगता है, उसका क्या मतलब होता है? कृष गोयल, कृष गोयल आप बता सकते हैं बच्चे? यस मैम। हाँ जी बोलो। मैम नहीं, जिन अक्षरों, जैसे च हलंत है, द हलंत है, न हलंत है, तो हलंत का मतलब क्या है? क्यों लगा इनके नीचे हलंत? मैम वर्ण के लिए। नहीं वो तो ठीक है, क्यों मतलब बाकी भी तो वर्ण है। यहाँ तो लगाया नहीं मैंने क में, मैंने यहाँ द में भी नहीं लगाया, यहाँ क्यों लगाया? मैम वो व्यंजन है, वर्ण। नो, नॉट करेक्टली राइट। राघव गोयल, राघव गोयल आप आंसर देना चाहते हैं? लो, बिकॉज मैम आधा है, क्योंकि ये अक्षर आते हैं, जब इनके साथ स्वर जुड़ेगा तो ही ये पूरे होंगे। कृष गोयल बेटा जी, जब तक इनके साथ हलंत है ये आधे हैं। ये अक्षर पूरा था, सी पूरा था, जब मैंने इसको पूरे को तोड़ा, दो टुकड़ों में बांटा तो ये स हलंत, दैट मीन ये आधा स, जब इसके साथ ये स्वर जुड़ा तो ये पूरा बन गया। ठीक है। हलंत का मतलब होता है कोई भी अक्षर जिसके नीचे हलंत लगा है वो अक्षर आधा है और वो स्वर रहित है, उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ। बेटा ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, सो आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है फाइन। चलिए अगला देखिए, धार्मिक। अगर मैं धा को तोड़ती हूँ, सबसे पहले धा, ध हलंत जमा आ, ठीक है। धा मिक, साउंड देखेंगे ध्यान से, धा मिक, यहाँ पे र की साउंड, धार्मिक नहीं आ रहा, धार्मिक होता तो र पूरा होता। ठीक है, धा सब बोलेंगे, धा बेटा अपने माइक ऑन कर लीजिए सभी। लेट मी सी, आर यू स्पीकिंग विद मी और नॉट? नमन, you want to ask?
Naman, Yes, you want to ma'am. ask anything? Yes, ma'am. Jaldi beta, 5 minutes are left. मैम आई वांट टू आस्क दैट कि मैम लाइक कई सेंटेंसेस में रेफ वाला होता है एंड कई में दूसरा वाला होता है, तो पदेन इन वाला। सब की साउंड यस, उनमें फर्क तो है इन भाई, सब की साउंड ये देखो धार्मिक में रेफ है, ध्यान से देखो, नमन, और प्रयत्न में पदेन है। यस यही क्लियर करने के लिए बेटा मैंने इसी तरह के दोनों शब्द लिए हैं, ध्यान से देखना। सारे अपना माइक ऑन रखेंगे कि मुझे चेक करने दो कि क्या सभी आप मेरी तरह बोल के देख रहे हैं या नहीं। मैं सबको देखूंगी, ओके मैम। ठीक है। माइक भी Okay. ऑन होनी चाहिए, आपकी वीडियो भी ऑन कर लीजिए 2 मिनट के लिए, जल्दी से बोलेंगे सभी मेरे साथ। था, धा, मिक। मिक, चलिए, अब मैंने जब धा बोला बेटा तो धा पूरा ध के साथ आ लग गया। जब मैंने बोला तो इसके साथ अ की साउंड नहीं आ रही। आ रही है किसी के साथ? र तो नहीं बोला मैंने। अगर मैं बोलूंगी र तो उसके साथ अ आएगा, लेकिन अगर मैंने बोला था मिक बोला, का मतलब होता है रेफ। रेफ का मतलब आधा र, धा मिक। फिर मिक को आपने तोड़ दिया, म हलंत जमा छोटी ई, क हलंत जमा अ। क्लियर हुआ बेटा? अर्ना, ये रनिंदर, यस मैम। धा एक बार दोबारा से देख लीजिए। धा मतलब धा, अगर रेफ है, याद रखेंगे, अगर ऊपर रेफ है तो रेफ में कभी भी अ नहीं आएगा। रेफ अकेली है, अकेली है, उसके साथ अ की आवाज नहीं आ रही, वो अकेली है, इसीलिए धा मिक, म ई क अ। लेकिन अगर हम प्रयत्न की बात करें, प्रयत्न को बोल के देखिए, अब यहाँ पे क्या आपको र के बाद अ की आवाज आ रही है? नो मैम। आ रही है? कौन कह रहा है नो मैम? मुझे बताइए, मैं बोल के दिखाती हूँ दोबारा। पहले हम प बोल रहे हैं, पहले हम प बोल रहे हैं, फिर हम र बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे र पूरा है, प आधा है और र पूरा है। प्र यानी आधा प र अ, ये फर्क है। नमन, धार्मिक रेफ और पदेन की साउंड में ये फर्क है। धा बोला तो रेफ, लेकिन प्रयत्न, अब प्र आधा प र के बाद अ आएगा, क्योंकि साउंड में ही पता लग रहा है। र के बाद अगला अ, पहले हमारे पास अ की आवाज आ रही है, र की आ रही है, फिर अ की आ रही है। और यत्न, य आपके पास पूरा है, दैट मीन य हलंत जमा अ हमारे पास आधा है। इसका मतलब त हलंत अकेला, ये स्वर रहित है, इसके साथ अ नहीं आएगा। और ये न जो है आपका पूरा है बेटा, न हलंत जमा अ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। चलिए, कोई बच्चा मुझे वैज्ञानिक का बता सकता है? हमारे पास सिर्फ 1 मिनट मैम मैं बताऊं? नमन, ओके नमन आप बोलिए जल्दी से। मैम वो हलंत, यस, वो हलंत जमा ए जमा ग हलंत जमा ग हलंत जमा य हलंत। संयुक्त व्यंजन ज का मैंने बताया था, सिर्फ ज ही ऐसा है जिसकी साउंड अलग है और व्यंजन अलग है। य, तनिष्क सिंह बेटा, आई कांट recognize you, then who is saying may I? नंदिनी आप बोलो जल्दी से। य को कैसे ब्रेक करेंगे? मैम आधा ज यस, ज हलंत, हाँ, ज हलंत जमा इय प्लस अ के आ, बड़ा आ, ज हलंत जमा इय हलंत जमा आ, वैज्ञा निक में न हलंत जमा छोटी ई, क हलंत जमा अ। बेटा, time is about to over, so you have to do the book exercise of this chapter. This is your homework. Tomorrow I will take your, I'll clear your doubts, plus we will do book exercise, plus we will start our new chapter.
फाइन एवरीवन? Okay, ma'am. ठीक है, Okay, अपने Yes, डाउट ma'am. नोट करके Ma'am, रखिए। grammar only. Only grammar. Yes, tomorrow also we will do our grammar. You have to note down your questions that which you want to ask.